एक बायर को प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उसको कनेक्टिविटी देखनी चाहिए। जहाँ भी वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट डाल रहा है वो फ्यूचर ग्रोथ जोन होगा कि नहीं होगा? जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी कितने बिल्डर्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पर जब कुछ अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो वो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को कितना इफेक्ट करता है? जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माइक्रो मार्केट कौन सी है? आज की डेट में 97 सेक्टर सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर है। सारे बिल्डर्स के वहाँ पे प्रोजेक्ट है। क्या कोई हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करते समय? आपने अपने कंसल्टेंट से हमेशा बॉक्स प्राइस पूछना है। जो एस्पायरिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है। अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है ग्रेटर फरीदाबाद में या फरीदाबाद में, कहाँ पे करनी चाहिए? आज का फरीदाबाद का न्यू हॉटस्पॉट है मथुरा रोड। नमस्कार, वेलकम टू प्रॉपर्टीफाई इंडिया। एक इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है कि एक उसका अपना घर हो, लेकिन आपको कब घर खरीदना चाहिए, कब घर की इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही सारी बातें लेकर आए हैं आज हम इस पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंकित शर्मा जी, को फाउंडर ऑफ अर्बन रियलिटी सर्विसेज, जो कि है ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 फरीदाबाद में, जो डील करते हैं रेसिडेंशियल में, बिल्डर फ्लोर्स में, रिटेल शॉप्स में, ऑफिसेज में, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच विजय। अंकित सर, एक बायर को प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, बायर को अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो सबसे पहले उसको कनेक्टिविटी देखनी चाहिए कि वो घर या वो प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी कैसी है और उसका लीगल टाइटल, लीगली वो क्लियर है या नहीं है। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आपको ये देखना चाहिए कि उस पर कौन बैंक लोन कर रहा है या बैंक्स लोन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लोन कर रहा है तो ऑलरेडी 80 to 90% सिक्योर है, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं लीगल टाइटल, बैंक ऑलरेडी वो चेक कर चुका है। तो सर, प्रॉपर्टी को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे कि कोई बंदा फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको पहले किस में जाना चाहिए? 2 BHK में, 3 BHK में, फ्लोर्स में, बिल्डर फ्लोर्स में, प्लॉट्स में? अगर कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम ले रहा है तो वो डिपेंड करता है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और क्या अकोमोडेशन चाहता है। अगर उसकी स्मॉल फैमिली है, लेट्स से वो यहाँ से नहीं है और स्मॉल फैमिली है और यहाँ पर सिर्फ जॉब करने के लिए रह रहा है, तो 2 BHK इज सफिशिएंट फॉर हिम। और अगर फैमिली है, ठीक है, और यहीं का है, तो आप 3 BHK ले सकते हो। तो टोटली डिपेंड करता है कि वो मतलब उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो सर, आप इस प्रॉपर्टी में आपने क्या पहली इन्वेस्टमेंट डाली और कैसे आए आप इसमें? देखो, मैं इन्वेस्टर बाद में बना, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट पहले बना। मैंने अब सारा पैसा यहीं से कमाया है। मैं कोई घर से पैसा लेके नहीं आया था, मैं पैसे लेके आके बैठा और फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की। मैं एज अ डीलर पहले मैंने काम किया, पैसा जोड़ा और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना, मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की मैंने, तब तक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। मेरी इन्वेस्टमेंट्स आज तक अच्छी रही हैं। सर, जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है बंदा, उसमें लोकेशन इवेल्युएट का सही तरीका क्या है? अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना है उसकी कनेक्टिविटी। आपके ऑफिस से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, प्लस स्कूल्स कितने पास हैं, स्कूल्स का डिस्टेंस क्या है या हॉस्पिटल का डिस्टेंस क्या है, और मार्केट कहाँ है। आइसोलेटेड ना हो। ऐसा होता ना कि और पोजीशन तो मिल गई बट प्रॉपर्टी इतना दूर है, ना स्कूल पास है, ना मार्केट पास है, ना हॉस्पिटल पास है। तो ये सारी चीज़ें पास होनी चाहिए, प्लस आपके ऑफिस की कनेक्टिविटी। तो सर, कैसे पता चले कि जहाँ भी वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट डाल रहा है वो फ्यूचर ग्रोथ जोन होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पर जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी कितने बिल्डर्स हैं, या सिर्फ जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वही एक बिल्डर है, और भी मतलब वहाँ पर प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। अगर जहाँ पर बिल्डर पहुँच जाते हैं
तो एरिया ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। फॉर एग्जांपल नहर पार की बात करते हैं, मुझे 12 साल हो गए काम करते करते। जब हम पहले नहर पार की बात करते थे तो नहर पार वही आदमी आता था प्रॉपर्टी लेने जिसका बजट मेन सिटी में अलाउ नहीं करता था उसे कुछ, तो वो नहर पार आता था। बट आज की डेट में लोग मेन सिटी से सेल करके नहर पार आ रहे हैं। आपने ये देखना है कि वहाँ पर बिल्डर आ गए हैं, और आज की डेट में तो बहुत आसान है। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाकर, डीटीपी की साइट पे जाकर आप पूरा उसका नक्शा चेक कर सकते हैं, कहाँ पर क्या आने वाला है। अगर आपको ऑनलाइन थोड़ी नॉलेज है तो आप आज की डेट में ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाता है, कहाँ पर क्या चीज़ आने वाली है, कहाँ पर क्या होने वाला है। सर, जब कुछ अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि यहाँ से हाईवे निकलेगा, मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई एयरपोर्ट आ रहा है नियर बाय, तो वो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को कितना इफेक्ट करता है? देखो प्रॉपर्टी में ना यही चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ये इन्फॉर्मेशन तभी आती है मार्केट में जब एक्चुअल में वहाँ पर कुछ होने वाला होता है। ठीक है, बिल्डर्स वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। मेट्रोज, एयरपोर्ट, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन। वो जब आ जाएगी तब इतने रेट नहीं बढ़ेंगे, जब उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तब ज़्यादा रेट बढ़ेंगे। 2014 में, 14 या 15 में मेट्रो फरीदाबाद आई थी, बट उसकी हाइप बनी हुई थी 2008-9 से। 10-11 में प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा बढ़े थे कंपेयर टू 14 में तो कम हो गए थे। जब मेट्रो आ गई थी तब कम हो गए थे थोड़े। प्रॉपर्टी में इंफॉर्मेशन मेजर रोल प्ले करती है। अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो हाँ, बढ़ते हैं वहाँ के रेट। तो सर, माइक्रो मार्केट क्या होती है? देखो माइक्रो मार्केट ना, कोई भी एरिया है, जैसे फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद में भी रियल एस्टेट की अलग अलग मार्केट्स हैं। जैसे हुडा सेक्टर्स हैं, फरीदाबाद में हुडा सेक्टर्स हैं, ग्रीन फील्ड है, नहर पार है। ठीक है, तो ऐसे ही नहर पार की माइक्रो मार्केट होगी। जैसे सेक्टर 85 है, दिस इज़ अ माइक्रो मार्केट। 85 है, 77 है, इसको माइक्रो मार्केट कहते हैं। कि यार अगर आपने पैसा लगाना है, नहर पार लगाना है, बट नहर पार में कहाँ लगाना है, इस वक्त नहर पार में रेट कहाँ बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि नहर पार में एक जगह पर रेट स्टेगनेंट हो और दूसरी जगह पर बढ़ रहे हो। जब अमृता हॉस्पिटल आया था तो 89 सेक्टर एकदम बूम हो गया था। ये माइक्रो मार्केट होती है। तो सर, माइक्रो मार्केट कौन सी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 2021 के प्लान में 15 सेक्टर्स डेवलप हुए थे ग्रेटर फरीदाबाद। आज हम 2031 के प्लान में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद में माइक्रो मार्केट की बात करूं तो आज की डेट में 97 सेक्टर सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर है। सारे बिल्डर्स के वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, और अफोर्डेबल प्लॉट सेक्टर 97 में ही है। वर्ल्ड स्ट्रीट से 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। बीट, अडोर, अमोलिक, एमराल्ड, अनुश्री, SLF, ला डिमोरा, और भी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर। तो इस वक्त ग्रेटर फरीदाबाद की अगर मैं माइक्रो मार्केट की बात करें तो 97 सेक्टर है। सर, प्रॉपर्टी बायर का बजट ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए? मतलब उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, देखो आप बजट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हो। अगर किसी बायर का, लेट्स से आपका 1 करोड़ का बजट है, तो आप 1 करोड़ में आप कितने तक की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको 1 करोड़ में 80 लाख की ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी खर्चे होते हैं। जैसे रजिस्ट्री का खर्चा होता है। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे तो 5-6-7% का जो स्लैब है उसमें 6-7 लाख रुपए तो आपके रजिस्ट्री में लग जाएंगे। फिर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके अंदर भी आदमी प्रॉपर्टी लेता है तो कुछ ना कुछ कराता है। तो अगर आपके हाथ में 1 करोड़ है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको 80 या 85 लाख तक की प्रॉपर्टी लेनी, क्योंकि उसके बाद और भी खर्चे होते हैं। उसके लिए भी आपके इन हैंड पैसा होना चाहिए। तो सर, इस जैसा कि आपने बताया रजिस्ट्री का खर्चा भी होता है और भी अलग अलग खर्चे होते हैं, तो क्या कोई हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं प्रॉपर्टी परचेज करते समय? देखो, जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो ना, तो आपने अपने कंसल्टेंट से या आप डीलर से ले रहे हैं, बिल्डर से ले रहे हैं, उससे हमेशा बॉक्स प्राइस पूछना है। मार्केट में लोग क्या करते हैं कि बॉक्स प्राइस नहीं बताते,
वो आपको एक रेट बता देंगे, और कार पार्किंग, IFMS जो मेंटेनेंस, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी होती है, ये आपको नहीं बताएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप हमेशा किसी से भी अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने बॉक्स प्राइस पूछना है। व्हाट इज़ द बॉक्स प्राइस, BSP नहीं, बॉक्स प्राइस। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, ये PLC जो प्राइम लोकेशन चार्जेस हैं, ये हिडन चार्जेस होते हैं। जब आप एक बार डील कर लेते हो तो लेयर्स वो होती हैं, ठीक है, कि भाई ये भी है, इसमें ये भी है। तो आप जब भी बात करो तो सब बॉक्स प्राइस पूछो। एंड रजिस्ट्री तो है ही, वो तो खैर हिडन नहीं है, वो तो है ही। सर जब एक बायर प्रॉपर्टी को परचेज करने जाता है तो उसके अंदर लीगल्स उसको क्या क्या देखने चाहिए, कि क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसको देखना चाहिए? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अक्सर हमारा ये रोज़ का काम है, तो अक्सर जब हम देखते हैं ना, तो लेट्स से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली, आप ये सोचते हो कि ये रजिस्ट्री ही मेन डॉक्यूमेंट है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट काम के नहीं है। बट प्रॉपर्टी में पूरी चेन मैटर करती है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, उसका अलॉटमेंट लेटर, उसका बिल्डर बायर अग्रीमेंट, अगर वो प्राइवेट बिल्डर की है तो बिल्डर बायर अग्रीमेंट, ऑफर ऑफ पोजेशन सर्टिफिकेट, बनी हुई है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, सेल डीड, कन्वेंस डीड, ये सारे ही पेपर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपने सब कुछ देखना है, ठीक है। सिर्फ आमतौर पे लोग क्या करते हैं, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, ये मेरी सेल डीड है, इससे पहले के पेपर उसका क्या करना है आपने। बट वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जितने ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है उतना ही वो सारे डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको प्रॉपर्टी की पूरी चेन देखनी है। मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपने लोन नहीं लेना, स्टिल आप 10-20 लाख का लोन ले लो। उसमें बैंक आपके सारे, वैसे तो हम बैठे हैं उसके लिए, ठीक है, बट उसमें बैंक डबल चेक करके आप, और 6 महीने में लोन रीपे कर दो, ये उसमें बैंक आपके पेपर्स डबल चेक कर लेता है। मतलब बैंक एक आपके लिए एक एडवाइजर का काम करेगा कि या इसके प्रॉपर्टी के पेपर सही है कि नहीं है। हाँ, और वो भी फ्री में जी सर। प्रॉपर्टी में रेरा एक पॉइंट है, एक नाम है, उसको मतलब क्या ज़रूरी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको रेरा देखना चाहिए? रेरा की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। ये बिल्डर के लिए ही बनाया गया था। अगर आप किसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन तो रेरा मैंडेटरी है। अगर किसी भी बिल्डर को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, तो उसको रेरा लेना मैंडेटरी है। तो आपको वो रेरा नंबर आता है, प्रॉपर प्रोजेक्ट का नंबर आता है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो रेरा रजिस्टर्ड है, तभी आप उसे लो अंडर कंस्ट्रक्शन। रेडी टू मूव इन में रेरा की ज़रूरत नहीं होती। और जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स हैं वो रेरा एग्जाम्प्ट है। उनको जो नॉर्मल बिल्डर फ्लोर्स हैं, 1-2 बिल्डर फ्लोर बनाते हैं जो जैसे 250 गज 300 गज के प्लॉट्स पे, वो रेरा से एग्जाम्प्ट है, तो उनको सेल करने के लिए रेरा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर आपके हिसाब से जो प्रॉफिट है प्रॉपर्टी में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ज़्यादा होता है या रेडी टू मूव वाले में? अगर आप इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बेनिफिट क्या है? एक तो आपको पेमेंट प्लान बहुत इजी मिल जाता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको सारा पैसा वन शॉट देना है, अपने नाम पे रजिस्ट्री करानी है और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बुक कराते हैं, लेट से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 1 करोड़ तो एक साथ नहीं दे रहे हो, आप धीरे धीरे करके दे रहे हो, और उस टाइम में आपका वो पैसा ग्रो भी कर रहा है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होगी, आप उस टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकते हो। सर आजकल कोई भी डेवलपर आता है तो एक प्री लॉन्च वर्ड बहुत चल रहा है मार्केट में, ये प्री लॉन्च हो रहा है,
ये प्रॉपर्टी प्री लॉन्च हो रही है, ये प्रॉपर्टी प्री लॉन्च हो रही है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए ज़रा। देखो आज की डेट में ना प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च दोनों सेम चीज़ है। जैसे बिल्डर लाइसेंस लेके आता है और रेरा अप्लाइड होता है, उसके बीच का टाइम को हम प्री लॉन्च कहते हैं। उस टाइम पे बिल्डर एक EOI लेता है आपसे, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आज की डेट में हमारे पर्टिकुलरली फरीदाबाद के अंदर प्री लॉन्च स्टेज वाले इन्वेस्टर्स ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मतलब ये इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि इनको प्री लॉन्च स्टेज पे ही प्रॉपर्टी चाहिए, ताकि वो लॉन्च, क्योंकि प्री लॉन्च एंड लॉन्च में रेट्स का कम से कम 15 या 20% का फ़र्क आ जाता है। ठीक है, मतलब तो जब प्री लॉन्च में आप मान लो एज अ इन्वेस्टर प्री लॉन्च में एनरोल करते हो, लॉन्च जब होगा इसमें 2 या 3 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये प्रॉपर लीगल है, EOI बिल्डर ले सकता है। कुछ बिल्डर बैंकेबल चेक्स लेते हैं, कुछ बिल्डर नॉन बैंकेबल चेक्स लेते हैं। ठीक है, तो वो टाइम है, आप लॉन्च के टाइम पे एक ठीक ठाक अमाउंट लेके प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। और प्री लॉन्च स्टेज पे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, एक नॉमिनल सा बुकिंग अमाउंट लगता है। सर कोई भी प्रॉपर्टी बायर होता है तो उसके माइंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ही आता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने खरीदी। तो क्या हमेशा होल्ड करना, लॉन्ग टर्म होल्ड करना ज़रूरी है? देखो प्रॉपर्टी ना डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पावर पे। प्रॉपर्टी में आपको कभी लॉस नहीं होगा अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो। ठीक है, होल्ड करना लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। किस केस में नहीं रहेगा मैं वो बताता हूँ। अगर आपका पैसा इंटरेस्ट का है या लोन का है, उस केस में प्रॉपर्टी आपको लॉस दे सकती है। क्योंकि एक बात बोलते हैं बड़े कि आप सोते हो इंटरेस्ट जागता है, इंटरेस्ट चलता रहता है। तो प्रॉपर्टी रुके या चले पर इंटरेस्ट चलता रहेगा। अगर आपका पैसा अपना है तो लॉन्ग टर्म बेस्ट ऑप्शन है, मतलब होल्ड कर, आप अगर होल्ड कर सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन है। और अगर पैसा अपना नहीं है तो आपको राइट टाइम पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सर फिर रीसेल टाइमिंग कैसे डिसाइड करें? देखो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो जब वो रेडी टू मूव इन होती है, वो राइट टाइम होता है आपका सेल करने का। या तो आप जैसे वो रेडी हो आप उसमें एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि रेडी होने के बाद रजिस्ट्री चार्जेस, मेंटेनेंस भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर रीसेल की टाइमिंग की बात करें और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, अगर आप परचेज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जब वो प्रॉपर्टी रेडी हो, रेडी टू मूव इन हो, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। सर जैसे प्रॉपर्टी कोई परचेज कर रहा है तो, या कोई फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? देखो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप ना हमेशा या तो कंसल्टेंट हो गए या फिर हर कोई ना किसी ग्रुप में कोई ना कोई होता है जो प्रॉपर्टी में रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो आप उससे टच बना के रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क तो होता है बट प्रॉफिट भी उतना ही होगा। रेरा एज अ कस्टमर आपको बहुत हद तक सिक्योर कर देता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाए, अनलेस उसे रहना ना हो। अगर रहना है तो फिर रेडी टू मूव इन लो, बट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन। सर जो एस्पायरिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो मैं जो एस्पायरिंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं ना, उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं ना, तो ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम बिजनेस है। और सिर्फ सेल पे फोकस नहीं करना, फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शंस। एक प्रॉपर्टी की मार्केट ऐसी है, आपको कौन कब कितना बड़ा आदमी मिल जाए आपको नहीं पता। ठीक है, आपका एक ही क्लाइंट, सिर्फ एक क्लाइंट आपको बहुत पैसे कमा के दे सकता है। प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे क्लाइंट बैठे हैं जो
50-50, 100-100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, और उनके कोई रेगुलर कंसल्टेंट्स नहीं होते, वो हर किसी से काम करते हैं। तो प्रॉपर्टी में अगर आप काम कर रहे हो तो तन मन धन से काम करो और फोकस करो कनेक्शंस पे, सेल्स पे नहीं। तो सर आपके हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उसको कि कहाँ करनी चाहिए, ग्रेटर फरीदाबाद में या फरीदाबाद में कहाँ पे करनी चाहिए? देखो, न्यू हॉटस्पॉट ना, आज का फरीदाबाद का न्यू हॉटस्पॉट है मथुरा रोड, मेन मथुरा रोड। आपने देखा होगा इसकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है। कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं मेन मथुरा रोड पे, आने वाले 4 से 5 साल मथुरा रोड के हैं। तो अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आपको मथुरा रोड पे ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन है हमारा सेक्टर 97, 98, वो भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अभी रेट्स में सेक्टर 97, 98 के रेट्स में और नहर पार के रेट्स में बहुत फ़र्क है, तो वहाँ पर भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये IMT के आसपास का जो एरिया है सेक्टर 110, 11, 12 और ग्रीन कॉरिडोर से जो कनेक्टेड है, वहाँ पर भी आज की डेट में 6-7 बिल्डर्स एक्टिव हैं। वो भी ग्रोथ जोन बनने वाला है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने जो हमें हमारे व्यूअर्स को सलाह दी, उन अपना टाइम निकाल के प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। और इसी के साथ अब हम इससे विराम लेंगे। आपको अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं या अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हिडन चार्जेस क्या होते हैं, क्या क्या अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं प्रॉपर्टी में। स्टे ट्यून्ड।